आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए, जब भी किसी बीम पर कोई लोड लगता है तो उसकी वजह से क्या होती है, बीम आपकी बेंड होती है, कुछ इस शेप में आ जाती है। अगर देखिए ऊपर के शेप में बेंड होती है कुछ इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हॉगिंग। अगर कुछ इस तरह से बेंड होती है तो उसको बोलते हैं सैगिंग। तो यहाँ पर ये जो बीम बेंड हुई है आपकी, तो ये बीम का कुछ एक्सिस कभी ये रहा, अब ये बेंड होकर के कुछ इस तरह से हो गया। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करो कि इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर बीम की पोजीशन जो है इतना यहाँ पर ये आ गया, इतना डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ये जो इसकी डिस्टेंस होगी ये होगी कुछ वाई डिस्टेंस मान लीजिए। तो ये जो जितना डिफ्लेक्ट होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। मतलब जितना पहले यहाँ पर था अब ये इस पॉइंट पर आ गया, तो इस क्रॉस सेक्शन का यहाँ पर ये इतना डिफ्लेक्शन हो गया, तो ये हो जाता है डिफ्लेक्शन। उसके बाद अगर हम किसी पॉइंट पर देखें कि ये जो बीम थी आपकी, बीम का एक्सिस पहले कभी ये था, अब ये जो है इसी पॉइंट पर आप देखो कुछ इस तरह से आ गया। तो आप अगर इस पॉइंट पर जैसे कुछ इस तरह से ये है, एक कर्व के शेप का है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट आप एक टेंजेंट खींच दो और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से आप एंगल देखो, कुछ एंगल आएगा, तो इसको बोलते हैं स्लोप। तो बीम जब डिफॉर्म होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन और स्लोप हमें जो देखने को मिलता है। तो अगर इसको हमें फाइंड आउट करना हो कि कितने तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग तीन चीज़ों में देखेंगे, तीन चीज़ों के बारे में। एक की जैसे आप देख रहे हैं कि बीम, जैसे यहाँ पर ये बीम थी, अब ये बेंड होकर कुछ इस तरह से हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बीम है आपकी ये पूरी तरह से एक सर्कुलर पोर्शन में बेंड हुई हो, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ये इस तरह का सर्कुलर शेप तब बनेगा जब आपका जो बेंडिंग मोमेंट हो वो यूनिफॉर्मली काम कर रहा हो। बट ऐसा होता नहीं है। कई बार आप देखते हैं कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, और जो शीयर होता है, शीयर फोर्स होता है, उसकी वजह से भी कुछ यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होता है। तो पूरा अगर आप बीम का पोर्शन देखें तो पूरी तरह से वो एक सर्कुलर शेप में नहीं होता है। बट अगर सर्कुलर शेप में है तो उस कंडीशन में हम लोग पता करेंगे कि जो आपका डिफ्लेक्शन है थीटा और वाई की वैल्यू, एक तो ये हो जाएगा। और उसके बाद एक अगर हम जनरल सी बात करें कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके जो कुछ पोर्शन है, जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा कोई पोर्शन ले लिया और हमने माना कि ये जो छोटा सा पोर्शन है ये एक सर्कुलर शेप का है। मतलब यहाँ पर अगर आप इसका कुछ जैसे यहाँ पर देखें ये कुछ कर्व के शेप का बनना है, तो इसकी ये कुछ रेडियस है। पूरे को आप नहीं मान सकते हैं, मतलब जनरली अगर मानेंगे तो वो हम उसकी कंडीशन भी देखेंगे किस तरह से यहाँ पर काम करेगा। बट अगर आप यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स में देखते हैं कि ये सर्कुलर पोर्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो होगा आपका पूरी बीम के लिए मतलब हम यहाँ पर इस छोटी सी एक सेगमेंट के लिए बात करेंगे, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या डिफ्लेक्शन है और क्या स्लोप है, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो वो एक जो नॉर्मल सी वैल्यू होगी, जो एकदम करेक्ट वैल्यू होगी, वो आपको मिलेगी सर्कुलर शेप में। आप बता सकते हैं कि अगर सर्कुलर पोर्शन हो तो क्या होगा। तो एक मेथड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग दो मेथड पढ़ने वाले हैं। एक है आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड और एक है मोमेंट एरिया मेथड। तो उन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो बीम है आपकी, बीम कुछ इस तरह से बेंड हो गई। तो अगर ये एक सर्कुलर पोर्शन में बेंड होती है, मतलब इसका जो शेप होता है वो अगर सर्कुलर शेप का होता है, तो उस कंडीशन में जो आपकी बेंडिंग की कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा और स्लोप होगा वो क्या होगा, उसको फाइंड आउट करना है। बट जनरली आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर क्या होता है, कुछ सेगमेंट्स जो होते हैं वो आपके सर्कुलर पोर्शन में होते हैं। पूरी बीम का जो डिफ्लेक्शन है, जो पूरी बीम आपकी ये बेंड हुई, आप पूरी बीम को नहीं कह सकते कि पूरी बीम आपकी एक सर्कुलर पोर्शन में है, तो वहाँ पर ये जो आपका मेथड है वो काम नहीं करेगा। बट अगर हम देखना ही चाहते हैं कि अगर सर्कुलर शेप में कुछ इसकी बेंडिंग होती तो यहाँ पर क्या डिफॉर्मेशन आता, उसको कैसे यहाँ पर पता करेंगे अगर डिफ्लेक्शन और स्लोप हमें निकालना हो। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये आपकी बीम थी कभी, और ये बेंड होके कुछ इस तरह से जो है अब कुछ इस तरह से हो गई यहाँ तक। तो ये क्या है, एक तरह से एक सर्कुलर शेप में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई कर्वेचर बन रहा होगा, तो ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और इसको आप इस सर्कल को पूरा अगर बना दीजिए, कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर इसका सेंटर आ जाएगा कहीं, और यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना हो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, मिड पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर ये जो हो गया ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया वाई, इसकी वैल्यू ओके यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या स्लोप हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्लोप 0 है। बट यहाँ पर अगर आप स्लोप देखते हैं, इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींच दो और यहाँ से हॉरिजॉन्टल से
एंगल देखो तो ये सबसे ज़्यादा जो होगा स्लोप होगा। तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स के नाम दे दें ए, बी और सी, तो थीटा ए जो होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम स्लोप की बात करें। बाकी और भी आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप अगर पता करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर कुछ कम होगा, इस पॉइंट पर बिल्कुल ज़ीरो देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे मैक्सिमम आपको इस पॉइंट पर या तो फिर इस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। अगर डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन आपको मिड पॉइंट पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक सर्कुलर बेंडिंग है, तो इस टॉपिक का आप नाम भी दे सकते हैं इस कंटेंट का, कि अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलर बेंडिंग की, तो उस कंडीशन में जो आपका डिफ्लेक्शन आता है या स्लोप आता है वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर y की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पता करेंगे। ओके है यहाँ तक? तो यहाँ तक हम यहाँ पर देख लो, ये एक तरह से सर्कल है। तो सर्कल में यहाँ पर देखो ये वाली जो छोटी सी डिस्टेंस है इसको आपने y कंसिडर किया हुआ है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये पूरा r है, तो ये वाली छोटी सी जो ये वाली डिस्टेंस बची है आपकी ये, जैसे यहाँ पर इसको आप O मान लो और इसको D मान लो, तो OD और यहाँ पर कुछ पॉइंट मान लो C है, तो DC की वैल्यू आपको दी गई है वो है y, और OD की वैल्यू हो जाएगी r माइनस वाई। और यहाँ पर भी आप इस पूरी को कंसीडर करें तो ये पूरे तरह से क्या हो गया, डायमीटर हो गया, इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r हो जाएगी, तो यहाँ पर भी r है। और देखिए सर्कल में जब भी आप कोई दो कॉर्ड्स देखते हैं, कॉर्ड में हो सकता है कोई डायमीटर भी हो या ना भी हो, मतलब उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता, बट अगर कोई यहाँ पर दो लाइन्स हैं जो कि कट कर रही हैं अंदर, इसके मतलब दो कॉर्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है डी पॉइंट है, मतलब कुछ इस तरह से सर्किल है, यहाँ पर कोई दो कॉर्ड्स हैं कुछ इस तरह से कट कर रही हैं, यहाँ पर ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी, और यहाँ पर ये ओ, तो ए ओ इंटू में ओ बी, ए ओ इंटू में ओ बी, इसका जो मल्टीपल होता है वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है, ये एक थ्योरम है। तो इसी थ्योरम का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये वाली, इसको नाम भी दे देते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली देखो, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है एक दूसरे को कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ए डी इंटू में डी बी, ए डी इंटू में डी बी इक्वल्स टू में डी सी इंटू में डी पी, डी सी इंटू में डी पी, ये आ गया। ये तो हमें थ्योरम से पता है। अब इसके आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है, यहाँ पर हम ए डी की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना है। अब देखिए यहाँ पर आपको बीम की लेंथ भी दी जाएगी, यहाँ पर बीम की कुछ लेंथ दी गई है आपको कि वो एल है, तो एल का हाफ ये पोर्शन है, तो L/2 इंटू में L/2, ये देखिए बीम की लेंथ है, ये और कुछ नहीं है, बीम की लेंथ है आपकी और लेंथ का हाफ है, और ये भी लेंथ का हाफ हो गया, इतना पोर्शन। फिर अब इसके बाद हमें बात करनी है DC या आप CD कुछ भी बोल लीजिए, तो ये है y वैल्यू यहाँ तक, और ये पूरी वैल्यू कितना है, ये है 2r माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि इतना पोर्शन r माइनस वाई है तो इतना r है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2r माइनस वाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, L²/4 आ गया और ये आ गया 2r/y माइनस में y²। अब यहाँ पर आप यहाँ पर एक वैल्यू देखो, ये y जो स्क्वायर में है, तो y तो ऑलरेडी ही पहले से ही बहुत छोटा है। अब यहाँ पर आप इसका स्क्वायर कर दो, मतलब कोई बहुत एक छोटी सी वैल्यू है और उसको आप दोबारा उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू पहले से ही बहुत छोटी है और इसको आप उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब नेगलेक्ट कर देंगे तो केवल इतना पोर्शन बचा, 2r/y इक्वल्स टू में क्या आ गया, L² में 4, y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, L² डिवाइड बाई में ये इधर चला आया 8r, ये आ गई आपकी डिफ्लेक्शन की वैल्यू। यहाँ पर L जो है बीम की लेंथ है, R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है। अब आपको अगर रेडियस भी पता करना हो क्या होगा, तो बेंडिंग इक्वेशन आपके पास है M/I इक्वल्स टू में E/R इक्वल्स टू में F/y। तो यहाँ पर आप ये वाला पोर्शन लेके चलो, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपको दिया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 1/r है, तो 1/r की वैल्यू कितना हो जाएगी, M/EI, ये आएगी 1/r की वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, mL² डिवाइड बाई में 8EI, ये भी वैल्यू आप लिख सकते हैं अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता है तो। ये तो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर अगर आपको एंगल पता करना है कि ये स्लोप कितना है, तो आप इस ट्रायंगल में चले आइए। यहाँ पर ये थीटा है पूरा, और यहाँ पर देखिए ये हमने टेंजेंट खींची थी, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, जैसे किसी भी आप टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट और यहाँ पर जो रेडियस होती है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो यहाँ पर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, छोटा सा एंगल ये थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको बेस भी पता है कितना है, ये L/2, और यहाँ पर ये भी आपको है दिया हुआ है,
आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं बेंडिंग इक्वेशन से। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल में देखें AOD के ट्रायंगल में, तो यहाँ पर हमें बेस है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में कौन सा जो फैक्टर होता है वो आपका रिलेशन बताता है, वो होता है कॉस। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में ये आपका बेस इंटू में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है L/2 है और हाइपोटेन्यूस कितना है R है, L/2 R। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू में L/2R, ये आ गई वैल्यू। और यहाँ पर अभी आपने 1/R की वैल्यू निकाली, तो कितना आ जाएगा ML/2EI, ये आ गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको निकालना था स्लोप। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर आपका स्लोप जो है, ये थीटा जो है बहुत ही छोटा है, थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू के लिए, थीटा की स्मॉल वैल्यू के लिए जो साइन थीटा होता है उसको आप कंसीडर करते हैं कि वो थीटा के ही बराबर है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया डिफ्लेक्शन, और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, और थीटा भी मैक्सिमम वैल्यू आप कह सकते हो कि आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर हो जाएगा ML/2EI, ये आ गया आपका डिफ्लेक्शन और ये आ गया स्लोप। ये किस केस के लिए है, जब हम सर्कुलर बेंडिंग की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर क्या डिफ्लेक्शन है, क्या जो है आपका यहाँ पर एंगल आ रहा है। और इसका तो पहले तो फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स की बीम्स हो गई, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें अगर कुछ इस तरह से लोड लग रहा है, कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है, अगर UDL लग रहा है, यही लोड किसी दूसरे पॉइंट पर लग रहा है, तो उस कंडीशंस में हम लोग कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि अभी डबल इंटीग्रेशन मेथड है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका है मोमेंट एरिया मेथड, उसको। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।